ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ ए सब्स्टिट्यूट गुड इन प्रोडक्शन द सप्लाई कर्व ऑफ ए गुड। तो ज्यादातर बच्चे जो है इसका एग्जाम्पल देते हैं, वो ये कहते हैं कि शिफ्ट टू द राइट, ये एग्जाम्पल देंगे या ये आंसर करेंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये आंसर नहीं है। तो आपको कैसा लगेगा दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, जब हम क्वेश्चंस को करते हैं तो उसके पीछे का एक सेंस जो है वो डेवलप होता है। तो ऐसे ही सेंस डेवलप करने के लिए आज हम ले आए हैं आपके सामने प्रीवियस ईयर पेपर 2022, जिसका हम पार्ट 5 कर रहे हैं, जिसके 4 पार्ट हम पहले पूर्ण कर चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज पर, जहां मैं आपका दोस्त होस्ट सुरेंद्र कुमार सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज पर। और हम जो कहते आए हैं, पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े, ये वीडियो लास्ट तक देखिए और आप इस बात को मानेंगे कि सर सही कहते हैं। चलिए इस क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्या कहता है? ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ ए सब्स्टिट्यूट गुड्स इन प्रोडक्शन द सप्लाई कर्व ऑफ ए गुड। ठीक है, उत्पादन में प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर किसी वस्तु की पूर्ति वक्र। तो बच्चे जो गलतियां करते हैं वो ये करते हैं कि प्रतिस्थापन वस्तु है, कीमत में बढ़ोतरी हो रही है, तो वस्तु का जो सप्लाई कर्व है वो कैसे कैसे काम करेगा। ठीक है ना, तो वो लगातार जो गलतियां करते हैं वो क्या करते हैं, वो कहेंगे कि शिफ्ट कर जाएगा इधर, ऐसे जो है वो शिफ्ट कर जाएगा दाईं ओर, जो है वो शिफ्ट कर जाएगा। नहीं, आपको ध्यान से देखना है क्या कहा गया है। इसमें कहा गया कि उत्पादन में प्रतिस्थापन वस्तु, यानी कि प्रोडक्शन साइड से आपको देखना है। तो अगर प्रोडक्शन साइड से आप देखोगे, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर, ठीक है, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर किसी वस्तु की पूर्ति वक्र क्या होगी। ठीक है, तो आप सोच करके देखिए कि आप जो है ये कह सकते हैं कि ये वो दो वस्तुएं हैं, यानी कि ये दो वो वस्तुएं होती हैं जो उत्पादक समान साधनों को लगा करके और उपयोग करके जो प्रोडक्शन करता है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास जो है वो लैंड है और लेबर है। ठीक है ना, यानी कि एक तो आपके पास जो है वो कैपिटल, जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, लेबर और कैपिटल है। क्लियर है बात? ये लेबर और कैपिटल जो है वो आपके दो साधन हैं, आपको पता है, निश्चित है। आप जो है इसके ऊपर या तो गेहूं उत्पादित कर सकते हैं, ठीक है, एक फार्मर के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो या तो आप जो है इसके ऊपर जो है वो गेहूं का उत्पादन कर सकते हैं, या आप जो है वो चावल का उत्पादन कर सकते हैं। ध्यान से समझना, या तो गेहूं का उत्पादन कर सकते हैं या चावल का उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी, यानी कि अगर चावल की जो वृद्धि है, चावल की जो कीमत है उसमें बढ़ोतरी हो गई, चावल की अगर कीमत में बढ़ोतरी हो गई, तो आप जो है वो क्या करेंगे, वो गेहूं को उगाना कम कर देंगे, आप गेहूं को कम उगाएंगे। क्यों? क्योंकि आप चावल पर चले जाएंगे, आप चावल जो है वो उगाना ज्यादा कर शुरू कर देंगे। क्योंकि एक उत्पादक को क्या चाहिए, उसको तो हाई प्राइस चाहिए, हाई प्रॉफिट चाहिए, इसलिए वो क्या करता है, वो अपने कैपिटल और लेबर को कहाँ लगा देगा, वो चावल पे लगा देगा। ठीक है, तो अगर वो चावल पर उत्पादन करेगा तो गेहूं का जो उत्पादन है वो क्या हो जाएगा, कम। क्लियर है बात? तो आप कहेंगे कि गेहूं का जो सप्लाई करा वो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि बाईं ओर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो ये अगर आपका सप्लाई करव था पहले, तो अब आपका सप्लाई करव जो है वो मैं एक बार देख लेता हूं, यहां से आप देखेंगे कि ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऊपर की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, बाईं ओर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो पहले आप इस कीमत के ऊपर, यानी कि क्योंकि गेहूं की जो कीमत है वो तो बदली नहीं ना, उस पर आप इतना क्वांटिटी ले रहे थे, इतना उत्पादन कर रहे थे, अब जो है आप कम उत्पादन, यानी कि Q1 जो है इतना उत्पादन कर रहे हैं, और Q1 जितना उत्पादन आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो सप्लाई करा हुआ है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बाईं ओर विवर्तित होगा। ठीक है, तो क्या आपको ये कंसेप्ट आ रहा था? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है क्या है, बचत फलन का ढाल बराबर होता है, द स्लोप ऑफ शेविंग फंक्शन इज इक्वल टू। इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी आपको एमपीसी और एमपीएस का कंसेप्ट देखने को मिलता है, तो आप ये फॉर्मूला एकदम से लगा लेंगे कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आप पढ़ते भी आए हैं। तो आपको पता है कि जब मैं एमपीएस को इधर ले आऊंगा तो एमपीसी को मैं इधर ले जाऊंगा, तो 1 माइनस एमपीसी। ठीक है, तो अगर सेविंग के स्लोप की फंक्शन की बात अगर हम करते हैं, तो हम कहेंगे कि सेविंग जो है वो आपका फंक्शन बनता है
एस नोट वाई, यानी कि एस नोट क्या होता है आपका कि जितनी आपकी इनकम है उस इनकम का वो परसेंटेज जो आप सेव करते हैं, यानी कि आप इनकम को क्या करते हैं, इनकम को आप दो भागों में बांटते हैं, कंजप्शन और सेविंग में, ठीक है। तो इस इनकम को आप या तो कंज्यूम करेंगे या आप जो है वो सेव करेंगे। तो आपने कहा कि मैं अगर 100 रुपये मेरे पास इनकम है तो उसमें से मैं अगर 80 रुपये जो है वो खर्च करता हूँ, तो आपको सीधा सीधा पता चल गया कि भाई अगर 100 रुपये हैं और 80 वो खर्च कर देगा तो बचेंगे कितने, बचेंगे तो 20। तो मैं कह देता हूँ कि भाई ये 20 बचेंगे, है ना। तो यानी कि मेरा सेविंग जो है वो 20 है। ऐसे अगले 100 रुपये का मैं क्या करूंगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे जो है वो आपकी MPS को पता करना पड़ेगा कि अगर अगले 100 रुपये में, तो मैंने देखा कि पिछले 100 रुपये में 20 बचाए, तो मैं कहूँगा कि अगले में भी आप कितना बचाएंगे, 20 रुपये बचाएंगे, यानी कि ये मेरे को MPS से पता चला। तो MPS यानी कि 1 - MPC, ठीक है। यानी कि जो स्लोप होता है वो आपका होता है MPS। तो MPS जो होता है वो होता है आपका 1 - MPC। तो पहला ऑप्शन 1 - MPC के, ये आपको जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 क्या कहता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ए मूवमेंट अलोंग ए गिवन डिमांड कर्व फॉर ए गुड। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी वस्तु के मांग वक्र पर चलन का कारण है, ठीक है ना, मांग वक्र पर चलन का कारण है, मूवमेंट अलोंग द कर्व, ठीक है। दो कंसेप्ट आप यहां पढ़ते हैं। एक कंसेप्ट आप जो है डिमांड कर्व पे पढ़ते हैं, जहां पर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे या बी पॉइंट से ए पॉइंट पे, यानी कि या तो इधर की तरफ चल करके आते हैं या इधर की तरफ बी से ए की तरफ जो है वो चल करके जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मांग वक्र पर चलन या संचलन, ठीक है, मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व। और एक कंसेप्ट आप पढ़ते हैं इंक्रीज डिमांड डिक्रीज डिमांड, जिसमें आपका ये डिमांड कर्व होता है और या तो आप इस तरफ डी आपका D1 बन जाता है, या फिर जो है वो आपका बैकवर्ड जो है वो D2 यानी कि डिक्रीज इन डिमांड का कर्व बन जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान कर लेना है कि जब आप एक मांग वक्र के संचलन की बात करते हैं तो पहले आपका प्राइस ये था, आप ये क्वांटिटी ले रहे थे, फिर आपका प्राइस कम हुआ तो आप जो है वो हाईयर क्वांटिटी पर चले गए, यानी कि प्राइस कम होने से आपकी जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। तो यहाँ पर वस्तु की कीमत प्राइस में चेंज से आप जो है वो एक वस्तु के ऊपर चलन करते हैं। लेकिन जब आप इंक्रीज और डिक्रीज देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ये देखिए सेम प्राइस के ऊपर आपकी जो है वो क्वांटिटी डिमांड अलग अलग है, यानी कि प्राइस से इसमें चेंज नहीं आया है, प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर की वजह से इसमें चेंज देखने को मिला है। तो लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपको पूछ रहा है चलन, और चलन वाला कंसेप्ट है ये, जिसमें आप कहते हैं कि वस्तु की खुद की कीमत जो है वो डिसाइड कर रही है, ठीक है। तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं, ये भी नहीं बता रहा है। पूरक वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन नहीं, ये भी नहीं बता रहा है। प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन नहीं, ये भी नहीं बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आप यहाँ देख रहे हैं कि वस्तु की अपनी कीमत, यस यही हम पढ़ करके आए हैं कि वस्तु की अपनी कीमत में जो परिवर्तन है वो बताता है कि क्या आपका जो है वो संचलन रहेगा, चलन रहेगा मांग वक्र के ऊपर कि नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द गुड जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 जो है वो क्या कहता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज नॉट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। निम्नलिखित में से कौन सा एक दृष्टिकोण है जो राष्ट्रीय आय के मापन हेतु प्रयोग में नहीं लिया जाता है। तो आप जो है जब नेशनल इनकम का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो आप ये पढ़ते हैं कि नेशनल इनकम में हम एक साल के अंदर, एक वित्तीय वर्ष के दौरान जितना भी आपकी गुड्स एंड सेवाएं हैं उनके जो भी बाजार मूल्य हैं उनके जोड़ को जोड़ते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ उसका जो टोटल होता है वो आपका राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम कहलाता है। और जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने के 3 मेथड होते हैं, ठीक है। पहला मेथड आप देखते हैं प्रोडक्ट अप्रोच, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट अप्रोच होता है। फिर आप पढ़ते हैं इनकम फैक्ट अप्रोच, जिसको हम इनकम मेजरमेंट भी बोलते हैं, इनकम मेथड बोलते हैं। एक आप पढ़ते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो आपको ये पता है कि नेशनल इनकम को मेजर करने के मेथड हैं, एक तो प्रोडक्ट मेथड, एक आपका इनकम मेथड, एक आपका एक्सपेंडिचर मेथड। लेकिन ये तीनों दिए किसने हैं, ये आपके दिए हैं साइमन कुजनेट्स ने। साइमन कुजनेट्स ने जो है ये तीनों मेथड आपके दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान कर लेना है, ये आपका राइट आंसर जो है वो होगा, क्योंकि इसमें कहा कि कौन सा आप प्रयोग नहीं करते हैं। तो रोजगार का दृष्टिकोण, एम्प्लॉयमेंट अप्रोच जो है वो आप यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अब आपके लिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारत में
भारत में नेशनल इनकम मेजरमेंट के कौन से मेथड को यूज किया जाता है, कौन से मेथड को इस्तेमाल किया जाता है, कौन से मेथड को भारत में इस्तेमाल किया जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे कि भारत के अंदर नेशनल इनकम मेजरमेंट का कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है या कौन से मेथड जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, ये आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर याद से लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 140 कहता है अल्पकाल में सीमांत लागत वक्र निम्न में से किन लागत वक्रों को उनके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। ठीक है ना, तो अल्पकाल में सीमांत लागत वक्र की बात हो रही है, लेकिन शॉर्ट रन की बात है, ये आपको ध्यान कर लेना है। तो जब शॉर्ट रन में हम कॉस्ट पढ़ते हैं तो शॉर्ट रन में कॉस्ट हमारी दो प्रकार की हो जाती है, मैंने आपको बताया हुआ है। एक आपकी फिक्स कॉस्ट हो जाती है और एक आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है। फिक्स कॉस्ट आप चाहे कुछ भी उत्पादन करें चाहे ना करें, आपका प्रोडक्शन जीरो भी है तब भी आपको ये कॉस्ट सहन करने को पड़ती है। तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता है वैसे वैसे आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान करना है। तो अल्पकाल के अंदर जब हम बात करते हैं कि किन लागत वक्रों को उनके न्यूनतम बिंदु पर काटता है, तो आप देखते हैं कि जब हम निकालते हैं ये आपका AR इज इक्वल टू MR, यहाँ पर आप जो है वो MC को निकाल लेते हैं, ये आपका MC है। तो यहाँ पर आप एक चीज देखते हैं कि यहाँ आपका जो है वो एवरेज कॉस्ट होता है। ठीक है, जहाँ हम कहते हैं कि ये नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, फिर आप जो है ये देखते हैं कि AR इज इक्वल टू MR, ये आपका MC और ये आपका AC है। लेकिन इसी के नीचे आप जो है ये देखते हैं मिनिमम AVC। ठीक है, यहाँ आपका प्रोडक्शन हो रहा है AVC पे और ये आपको जो कॉस्ट आप सहन कर रहे हैं ये आपकी फिक्स कॉस्ट के बराबर लॉस है। ठीक है, तो आप प्रोडक्शन करेंगे नहीं भी करेंगे तब भी आपको फिक्स कॉस्ट तो उठानी पड़ेगी। तो यहाँ आपका एक कंसेप्ट बनता है, ये आपका बनता है मिनिमम लॉस का कंसेप्ट। ठीक है, तो आप जो है शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट भी ले सकते हैं, यानी कि AC कर्व के मिनिमम पॉइंट पर भी हो सकते हैं और AVC कर्व के मिनिमम पॉइंट पर भी हो सकते हैं, क्योंकि मिनिमम लॉस की कंडीशन भी आपको शॉर्ट रन में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आएगा कि AC और AVC जो है वो मिनिमम पॉइंट हो सकते हैं शॉर्ट रन के अंदर। तो AFC AVC नहीं, क्योंकि AC AVC होना है, तो ये आपका गलत हो गया। AVC AC यस, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका यहाँ राइट हो जाएगा, AVC और AC, जो कि आप अभी देख करके आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है 141 क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक तटस्थता वक्र विश्लेषण की मान्यता नहीं है, ये आपको ध्यान कर लेना है। कितने जो क्वेश्चन है आप देखते हैं कि उसमें विश्लेषण या जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नहीं बोला गया है कि ये नहीं चाहिए, जो नहीं है वो बताओ, जो है वो तो सबको पता है। तो आपको ये ध्यान करना है कि आपको अपने कंसेप्ट को, कोर कंसेप्ट को मजबूत पकड़ना है, मजबूती से आपको उस पर काम करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि IC कर्व का जो कंसेप्ट है वो दिया था हिग्स एंड एलन ने। आपको ये ध्यान करना है, याद रखना है, हिग्स एंड एलन ने कंसेप्ट दिया था और ये वीक ऑर्डरिंग पर जो है वो बना हुआ है, इसकी अजम्पशन है वीक ऑर्डरिंग, ये आपको ध्यान कर लेना है। कांस्टेंट इनकम की बात करता है, यस इनकम आपका जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, तभी आप जो है वो IC कर्व और उसकी इनकम के साथ में उसका स्लोप जो है वो इक्वल कर पाते हैं। फिर एक कंसेप्ट आप देख रहे हैं कांस्टेंट MU ऑफ मनी, नहीं नहीं नहीं, आपको ये ध्यान करना है कि कांस्टेंट MU का जो कंसेप्ट है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट है, वो है आपके कार्डिनल अप्रोच में। आप इसको कार्डिनल अप्रोच में पढ़ते हैं, अल्फ्रेड मार्शल के अप्रोच में पढ़ते हैं। ये जो है इंडिफरेंस कर्व ये आपका ऑर्डिनल अप्रोच है, और जब आप ऑर्डिनल अप्रोच की बात करते हैं तो वहां पर आप कांस्टेंट MU नहीं लेते हैं, तो आपको जो है वो नहीं पूछा गया है। तो आपको पता चल गया कि ऑप्शन नंबर 3 जो है MUM कांस्टेंट, ये सही नहीं है तटस्थता वक्र के संबंध में। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्योंकि ये कार्डिनल जो अप्रोच है डॉक्टर मार्शल की, उस अप्रोच का जो है वो अजम्पशन है। तो कार्डिनल अप्रोच डॉक्टर मार्शल ने दी, कब दी और ये क्या कहता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में दीर्घकालीन संतुलन को निम्नलिखित में से किन शर्तों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो हम इसको डायग्राम बना लेते हैं और हम देखते हैं कि क्या चीजें बनकर के आती हैं। तो एकाधिकारात्मक यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंडीशन, और मोनोपोलिस्टिक में आपको पता है कि यहाँ आपका AR और ये आपका जो है वो MR।
जहां पर एम आर एम सी एक दूसरे को कट करते हैं, ये वाला पॉइंट, ये आपकी क्वांटिटी डिसाइड हो गई। और इस क्वांटिटी का जब आप इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये आपका जो है वो प्राइस डिसाइड हो गया, ये आपका प्राइस डिसाइड हो गया। और यहीं पर आप जो है वो कहते हैं कि ये आपकी जो है वो एवरेज कॉस्ट है, ठीक है। तो यही आपकी एवरेज कॉस्ट है। तो ये P जो है वो आपका, हम कहेंगे कि P इज इक्वल टू ए आर, क्योंकि ये ए आर के ऊपर है, इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि ए सी इसी के ऊपर है, ठीक है ना। और क्या है, एम सी और एम आर बराबर हैं, एम सी इज इक्वल टू एम आर, ठीक है। एक ये कंडीशन और एक ये कंडीशन, ठीक है। ए आर इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू पी और एम सी इज इक्वल टू एम आर, ठीक है। लॉन्ग रन में आप यही देखेंगे। देख लेते हैं क्या जो है ऑप्शन दिए गए हैं। एम आर और एम सी जो है वो बराबर दे दिए हैं और पी और एल ए सी आपको बराबर दे दिए हैं। यस, आप यही तो पढ़ करके आए हैं कि एम सी और एम आर बराबर हों, तो इस एम सी को लॉन्ग रन एम सी लिख दिया मैंने, ठीक है। और पी, क्योंकि आपका ए आर ही जो है आपका पी होता है, तो वही आपके जो है वो ए सी के बराबर है, इसको मैंने लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट लिख दिया, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, ठीक है। क्या कहता है, देख लीजिए कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग कहलाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको समझना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग, ठीक है ना, क्या कहलाती है। द टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी इज कॉल्ड, ठीक है। तो जब हम बाजार मांग की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एक वस्तु की, ध्यान से समझना, एक वस्तु की अलग अलग उपभोक्ताओं की मांग, ठीक है ना, अलग अलग जो आपकी कंज्यूमर है उनकी मांग का जोड़ आपका कहलाता है बाजार मांग। बाजार मांग का मतलब यानी कि एक, ये आप पेन ले लीजिए, देखिए ये पेन है, इस पेन की ए उपभोक्ता 5 डिमांड कर रहा है, 5 पेन की डिमांड कर रहा है, और इसी पेन का बी जो कंज्यूमर है वो 5 डिमांड कर रहा है, सी जो है वो 3 डिमांड कर रहा है और डी जो है वो 7 डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि टोटल इस पेन की डिमांड है वो कितनी हो गई, ए की 5, बी की 5, सी की 3 और डी की 7। तो टोटल में जो डिमांड है इसकी हो गई 20। तो ये जो टोटल इसकी डिमांड 20 है, ये आपकी कहलाएगी मार्केट डिमांड, ठीक है। तो ये आपका बाजार मांग का कंसेप्ट है, ठीक है। फिर आप पढ़ते हैं व्युत्पन्न मांग, ड्राइव्ड डिमांड की जब हम बात करते हैं, तो जैसे मैंने इसकी डिमांड की, क्योंकि आपने देखा ए उपभोक्ता ने इसकी डिमांड की, बी ने की, सी ने की, डी ने की, तो सभी उपभोक्ता इसकी डिमांड कर रहे हैं पेन की। लेकिन इस पेन को बनाने के लिए मुझे लेबर की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं इस पेन को बनाने के लिए लेबर की डिमांड कर रहा हूं। जो कंज्यूमर है वो इस पेन की डिमांड कर रहे हैं और इस पेन की डिमांड की वजह से जो प्रोड्यूसर है वो लेबर की डिमांड कर रहा है। तो जो लेबर की डिमांड आई वो आई इस पेन की डिमांड से, यानी कि एक डिमांड ने दूसरी डिमांड को जन्म दिया, इसलिए इसको बोलते हैं व्युत्पन्न डिमांड, इसको बोलते हैं ड्राइव्ड डिमांड, ठीक है। तो आप ये ध्यान करेंगे व्युत्पन्न डिमांड का जो है कंसेप्ट वो क्या कहता है। तीसरा आपका आ जाता है समग्र डिमांड। जब आप टोटल डिमांड देखते हैं एक अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सेवाओं की, तो यहां पर आप देखो गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। तो जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी आपकी सेवाएं हैं, उन सभी की डिमांड का जोड़, यानी कि ये डिमांड, पेन की डिमांड, आप कैमरे की डिमांड, माइक की डिमांड, ठीक है, चेयर की डिमांड, सारी डिमांड, जितनी भी वस्तुएं उन सभी की डिमांड और जो भी आपको सेवाएं मिल रही हैं उन सभी की डिमांड का जो टोटल है वो आपका कहलाएगा टोटल एग्रीगेट डिमांड, जो कि आपका कहलाता है समग्र मांग। तो यही आपसे पूछा गया है। आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, एग्रीगेट डिमांड जो है आपका यहाँ राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट डिमांड होता है जब आप इसकी डिमांड कर रहे हैं, तो वो आपकी क्या है, डायरेक्ट डिमांड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है कि सम विच्छेद बिंदु पर किसी अर्थव्यवस्था में एपीएस का मूल्य बराबर होता है। द वैल्यू ऑफ एपीएस इन एन इकोनॉमी एट द ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू, ठीक है ना, ब्रेक इवन पॉइंट पर, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो आपको ये ध्यान कर लेना है क्या कि आपका जब हम इकोनॉमी के अंदर देखते हैं तो हम कहते हैं कि जो इनकम होती है वो क्या होती है, वो C+S होती है, यानी कंजप्शन और सेविंग होती है किसी भी व्यक्ति विशेष की, ठीक है। तो जब हम इनकम और कंजप्शन को देखते हैं और जब हम एपीएस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो एपीएस होता है वो क्या होता है,
वो होता है आपका S/Y, यानी कि आप इनकम में से कितना हिस्सा जो है वो सेव करते हैं। लेकिन जब हम ब्रेक इवन पॉइंट की बात कर रहे होते हैं तो वहां पर जो इकोनॉमी है वो अपना सारा कंजप्शन लगा चुकी होती है, यानी कि सेविंग आपकी क्या होती है वहां पर, जीरो। तो यानी कि आपकी इनकम क्या बचती है, इनकम आपकी बचती है सी के इक्वल। जब आपकी इनकम सी के इक्वल बचती है तो एस आपका क्या हो गया, जीरो। जब आपका ऊपर वाला जीरो हो गया तो आप ये कहेंगे कि एपीएस आपका क्या हो गया, जीरो। ठीक है, तो आपका एपीएस का मूल्य जो है वो क्या होगा, यहाँ पर जीरो होगा, शून्य होगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में निम्न में से किस अवधि को बाजार अवधि कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज ऑल्सो नोन एज मार्केट पीरियड इन इकोनॉमी? ठीक है, तो जब हम पढ़ते हैं मार्केट के बारे में, हम पढ़ते हैं फर्म के बारे में, तो हमको पता है कि हम 3 प्रकार की मार्केट पढ़ते हैं। ठीक है ना, 3 प्रकार की जो है वो मार्केट को हम रीड आउट करते हैं। एक जिसको हम बोलते हैं फैक्टर मार्केट, एक जिसको हम बोल देते हैं फर्म मार्केट, एक जिसको हम बोल देते हैं गुड्स मार्केट। ठीक है, तो फैक्टर मार्केट में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यहां पर अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है तो लॉन्ग रन है, और अगर फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है तो शॉर्ट रन है। ये आपको ध्यान कर लेना है। जब हम फर्म मार्केट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अगर वो अपने सारे फैक्टर का यूज कर रहा है, अपनी इकोनॉमी ऑफ स्केल को बढ़ा रहा है, यानी कि दोनों फैक्टर वेरिएबल हैं तो लॉन्ग रन है, एक फिक्स और एक वेरिएबल है तो शॉर्ट रन है। लेकिन जब हम गुड्स मार्केट की बात करते हैं तो डॉक्टर मार्शल ने यहाँ पर 4 प्रकार के रन जो है, 4 प्रकार के पीरियड बताए। एक जिसको वेरी शॉर्ट पीरियड कहा गया, एक जिसको शॉर्ट पीरियड कहा गया, एक जिसको लॉन्ग पीरियड कहा गया, और एक जिसको वेरी लॉन्ग पीरियड कहा गया। लेकिन यहाँ आपको मैं बता देता हूँ कि जब डॉक्टर मार्शल की बात करते हैं तो अति अल्पकाल की स्थिति, यानी कि वेरी शॉर्ट पीरियड को जो है वो मार्केट प्राइस कहते हैं, मार्केट प्राइस कहते हैं। लेकिन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि डॉक्टर मार्शल लॉन्ग पीरियड को, वेरी लॉन्ग पीरियड को क्या नाम देते हैं। ठीक है ना, लॉन्ग पीरियड और वेरी लॉन्ग पीरियड को वो जो है वो किस नाम से बुलाते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 अति अल्पकाल जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है कि यदि सीमांत कुशलता 10% है और ब्याज की दर 5% है तो निवेश करना होगा कि नहीं होगा? इफ मार्जिनल एफिशिएंसी इज 10% एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% देन द इन्वेस्टमेंट इज। तो आपको पता है कि जब हम केन्स का इन्वेस्टमेंट पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि जहां पर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है अगर वो ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आपका जो इनकम है वो प्रॉफिटेबल है, यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगा, वो प्रॉफिटेबल होगा। अगर आपकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कॉस्ट जो है वो लेस देन है आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो आप जो है वो अनप्रॉफिटेबल या लॉस में चले जाएंगे। ठीक है ना, लॉस होगा। और जब आपकी MEC इक्वल होगी आपके R के तो ये डिपेंड करेगा कि आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे या आप जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। वो अब जो है वो उस व्यक्ति विशेष का डिसीजन होगा। तो ये 3 बातें जो हैं वो केन्स कहते हैं। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि मार्जिनल एफिशिएंसी कितनी है, 10%, यानी कि MEC कितना है, 10% है। ठीक है, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट R जो है वो कितना है, वो 5% है। तो आपको पता है कि 10% यानी कि 10% ग्रेटर देन है, तो आपका ये आ गया कि MEC ग्रेटर देन R। तो आप कहेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए क्या कहलाएगा, प्रॉफिटेबल कहलाएगा, ये प्रॉफिट देगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्रॉफिटेबल जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊपरी लागत का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ओवरहेड कॉस्ट? ठीक है ना, ओवरहेड कॉस्ट, यानी कि ओवरहेड कॉस्ट जैसे मैंने आपको पढ़ाते टाइम भी बताया था कि ओवरहेड कॉस्ट उसे हम कहते हैं जो हम कहते हैं कि फिक्स्ड रहता है, एक तरीके से जो है वो फिक्स है हमारे लिए। ठीक है, तो आप जब रेंट की बात करेंगे तो अगर कोई उसमें घर में रहे ना रहे आपको रेंट जो है वो देना पड़ेगा। इंश्योरेंस की बात करें तो आप गाड़ी को चलाएं ना चलाएं लेकिन इंश्योरेंस आप करवा लेते हैं तो वो आपकी फिक्स अमाउंट जो है वो चली जाती है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, लेकिन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जब ही आप परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल तभी आप लाएंगे जब आपकी कंपनी चल रही होगी, रन कर रही होगी ना। ठीक है, तो इसका मतलब जो है ये नहीं वाला कौन सा है, वो है आपका कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका यहाँ राइट आंसर आ जाएगा, कच्चे माल की लागतें।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है कि ड्यू टू 20% इंक्रीज इन ऑल इनपुट, सारे इनपुट में 20% वृद्धि की गई और उत्पादन में 10% वृद्धि हुई, तो क्या बताएगा। देखिए आपकी जो फैक्टर में जो चेंज है वो 20% हुआ, ठीक है, तो आप ये कहते हैं कि भी आउटपुट में चेंज डिवाइड बाय फैक्टर में चेंज, तो आउटपुट में 10 और इसमें कितना हुआ 20, तो आप कहेंगे कि 0.5 आ गया, 0.5 यानी कि 1 से कम आ गया, तो आप कहेंगे कि डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल जो है आपका यहाँ राइट आंसर आ जाएगा। तो पैमाने के घटते प्रतिफल जो है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल आपका यहाँ राइट आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहता है। 149 क्वेश्चन कहता है कि पूर्ण प्रतियोगी फर्म के मांग वक्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र बराबर होता है एरिया अंडर द डिमांड कर्व ऑफ ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इज इक्वल टू, ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा है। ये देखिए ये एरिया है डिमांड कर्व के अंदर का, तो डिमांड कर्व आपका ये है, ठीक है ना। इस डिमांड कर्व के अंदर यानी कि आप सपोज कीजिए कि ये क्वांटिटी है, ठीक है, तो इसके अंदर जो भी आएगा, मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं, ये वाला एरिया, ये आप देख पा रहे हैं, ये एरिया जो है, ये एरिया जो है वो क्या कहलाएगा, ये एरिया जो येलो हो गया है, ये एरिया है ना। तो आपको पता है कि ये क्या है आपका प्राइस, ये क्या है आपका क्वांटिटी, तो ये क्या है P इंटू क्यू, P इंटू क्यू यानी कि आपका टोटल रेवेन्यू या टोटल प्रॉफिट, ठीक है। तो आप नहीं, टोटल प्रॉफिट नहीं, टोटल रेवेन्यू, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, कुल आगम टोटल रेवेन्यू जो है आपका यहाँ राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, और ये वही क्वेश्चन आ गया है कि सीमांत उत्पादकता के मूल्य VMP को परिभाषित किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था अभी कि MPP को आप जो है वो कांस्टेंट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपका कहलाता है MRP, और क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में MRP जो है वही आपका क्या होगा VMP होगा, ये हम बात करके आए। तो आपका ऑप्शन 1 जो है, ऑप्शन 1 जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो जो है आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए दोस्तों। आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप जो है वो बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम उस पर वीडियो जो है वो बना देंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज पर, और सीखते रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े। जय हिंद।